हे एवरीवन, वेलकम टू चैनल एजुकेशन हॉटस्पॉट। सो इस सीरीज़ में हम कंटिन्यू कर रहे हैं अपनी ओनली आईएएस उड़ान की 500 प्लस की इकोनॉमी की करंट अफेयर मैगजीन को। हम यहाँ पे आपका 10th हेड कवर कर रहे थे। 10th हेड के काफ़ी टॉपिक हम देख चुके हैं एंड इस वीडियो के साथ हम 10th हेड को कंप्लीट करेंगे। ऑलरेडी हम लोग 1, 2, 3 हेड पूरे कंप्लीट कर चुके हैं, 4 भी हम लोग मोर देन हाफ कंप्लीट कर चुके हैं। सो यहाँ पर हम लोग बात करने वाले हैं आपके 10th हेड हमने स्टार्ट कर दिया था, तो अब 10th के बाद 11th ऑलरेडी कंप्लीट है। 10th के बाद विल गो ऑन 9, 8 एंड दिस एंड दैट। इस तरीके से हम रिवर्स वे में चलेंगे। सो यहाँ पे मतलब एक ही दिन में हम कोशिश करें 3 से 4 वीडियोस लाके आपके ज़्यादा से ज़्यादा कंटेंट कवर करवाएं और इस मैगजीन को हम जल्दी विदिन अ वीक सारा कंटेंट इसका जो है वो कंप्लीट कर लें और वीक से पहले भी हम पॉसिबिलिटी मतलब हम कोशिश करेंगे इसको कंप्लीट कर लें। तो यहाँ पे हमारे पास आता है बर्ब टेक्स्ट। देखिए बर्ब का अगर मैं ट्रांसलेशन करूँ तो सुनने में इट इज़ वियर्ड, बट बर्ब का मतलब है डकार। अब क्या है, बर्ब टेक्स्ट जो है वो न्यूजीलैंड ने क्या करा है, अभी कैंसिल कर दिया है। कैंसिल कर दिया है मतलब क्या चीज़ है यहाँ पे। देखिए न्यूजीलैंड ने क्या कहा था 2023 में, न्यूजीलैंड ने बोला कि ये जो कैटल स्पेसिफिकली काऊ वगैरह ये जो हैं तो उन पे हम बर्ब टैक्स लगाएंगे। बर्ब टैक्स मतलब क्या, उनकी डकार लेने पे टैक्स। बिल्कुल सही बात है। उन्होंने न्यूजीलैंड ने ये बोला था कि जो आपकी ये कैटल्स है, जो ग्रेजिंग एनिमल्स होते हैं या जो जुगाली करने वाले आपके जो जानवर हैं, वहाँ पे जब वो बर्प करते हैं तो वो मीथेन गैस रिलीज़ करते हैं, राइट, जिससे ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन होता है, राइट। ग्रीन हाउस गैस एमिशन हो रहा है तो उसे कंट्रोल करने के लिए उन्होंने फार्मर पे लगा दिया बर्ब टैक्स कि इसे कंट्रोल करो, क्योंकि न्यूजीलैंड में अराउंड 30% जो है 30% से ज़्यादा इस वजह से यहाँ पे हमें मीथेन का एमिशन देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे इसके बाद देखिए बहुत अजीब सी बात है, फार्मर पे बर्डन आ रहा था, फार्मर्स ने प्रोटेस्ट भी करा इस चीज़ का। तो यहाँ पे इसको क्या करा, अभी के लिए इसको कैंसिल कर दिया है वहाँ की गवर्नमेंट ने और दे आर सर्चिंग सम अदर वे आउट कि किस तरीके से वो अपनी ग्रीन हाउस गैसेस के एमिशन को कंट्रोल कर सकते हैं। तो बर्ब टैक्स समझ में आ गया। अगर आपसे पूछा जाए, बर्ब टैक्स जो है वो बिल्कुल ऐसे एनिमल्स पे लगता है जो कि क्या है, यहाँ पे लगाया गया था टैक्स जो है वो ग्रीन हाउस गैस एमिशन जो लाइव स्टॉक की वजह से होता है। अगर पूछा जाए तो बिल्कुल यही सही आंसर है। अपने अलग दिमाग के घोड़े मत दौड़ाना कि इसका कुछ और मतलब निकलेगा, कुछ और सोचते हैं, इतना डायरेक्ट मीनिंग नहीं होगा। तो बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है। येस, इट इज़ अ टैक्स ऑन ग्रीन हाउस गैस एमिशन को कम करने के लिए टैक्स है, तो टैक्स से आप कंफ्यूज हो जाओगे और ये चीज़ दिमाग में भी नहीं लगा पाओगे। फर्स्ट इसको न्यूजीलैंड ने इंट्रोड्यूस करा था। ऐसा इंट्रोड्यूस करने वाली न्यूजीलैंड वॉज द फर्स्ट कंट्री। उससे पहले किसी ने इस तरीके का कुछ भी नहीं रिड्यूस करा था और इसका मेन एम था मीथेन एमिशन को रिड्यूस करना फ्रॉम रूमिनेंट स्पीसीज। रूमिनेंट मतलब कौन होते हैं, जो जुगाली करने वाले एनिमल है। 4 चैम्बर्स इनके स्टमक में हमें देखने को मिलते हैं, हर्बीवर्स उड़ते हैं ये, जैसे कि काउ, शीप, गोट्स वगैरह। तो ये इन पे ये टैक्स लगाया जा रहा था, इनकी बर्ब पे ये टैक्स लगाया जा रहा था। क्यों लगाया जा रहा था मैंने बताया, क्योंकि इनकी बर्ब से ग्रीन हाउस गैस का एमिशन होता है, स्पेसिफिकली मीथेन का एमिशन होता है, तो उसे कम करने के लिए लगाया जाता है। यहाँ पे बोला गया कि ये जो एनिमल हैं, जो रूमेन प्रोड्यूसर्स हैं, ये रिस्पॉन्सिबल हैं फॉर द 30% ऑफ द ग्लोबल वार्मिंग। इनकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग जो है वो 30% तक कंट्रीब्यूशन हो रहा है। ये जो एनिमल हैं ये बर्पिंग के थ्रू क्या रिलीज़ करते हैं, मीथेन रिलीज़ करते हैं। न्यूजीलैंड में अराउंड 10 मिलियन कैटल हैं, 25 मिलियन शीप हैं, जिस वजह से कंट्री की आधे से ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस एमिशंस जो है वो इनसे आती है। टैक्स लगाया गया था बट अभी रिमूव कर दिया गया है। दिस इज़ द थिंग। अब लगाया, रिमूव किया, कब, क्यों, ये तो नहीं पूछेगा, बट बिल्कुल ये पूछ सकते हैं बर्ब टैक्स जो है वो क्या रूमिनेंट एनिमल्स पे लगता है, बिल्कुल लगता है। लाइव स्टॉक्स पे लगता है, बिल्कुल लगता है। ग्रीन हाउस गैस एमिशन को रिड्यूस करने के लिए या मीथेन के एमिशन को रिड्यूस करने के लिए लगाया गया था, बिल्कुल। इसको फर्स्ट इंट्रोड्यूस करने वाला जो है वो न्यूजीलैंड है, बिल्कुल। तो ये कुछ चीज़ें आपको माइंड में रखनी है विद रिगार्ड टू दिस। फिर बात आती है नोबेल प्राइज इन इकोनॉमिक्स। यहाँ पे देखिए इस बार आपको पता है नोबेल प्राइज़ जो है वो अल्फ्रेड नोबेल को ऑनर करने के लिए यहाँ पे दिया जाता है और कुछ सेलेक्टेड फील्ड में दिया जाता है। लाइक मैं बात करूँ तो फिज़िक्स में, केमिस्ट्री में, मेडिसिन और फिजियोलॉजी में दिया जाता है, इकोनॉमिक्स में दिया जाता है, पीस में दिया जाता है, लिटरेचर में दिया जाता है, राइट। नोबेल प्राइज़ फिज़िक्स, केमिस्ट्री, पीस, लिटरेचर, मेडिसिन और फिजियोलॉजी, इन सब फील्ड में यहाँ पे आपका ये जो है नोबेल प्राइज़ जो है, मेडिसिन और फिजियोलॉजी इज़ वन एंड द सेम थिंग, राइट। इन सब फील्ड में दिया जाता है और इकोनॉमिक्स में भी दिया जाता है यहाँ पे। तो यहाँ इकोनॉमिक्स की बात की गई है, राइट। इकोनॉमिक्स के नोबेल प्राइज़ की बात की गई है, बाकी और सारे नोबेल प्राइज़ की बात नहीं की गई है। किसको मिला और क्यों मिला, किसको मिला, बेसिकली यूपीएससी ऐसे तो नहीं पूछता है नाम से क्वेश्चन, बट हाँ क्यों मिला ये एक बार हम इस पर नज़र डाल लेते हैं। याद रखिएगा मैथ्स में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है। मैथ्स में जो प्राइज़ दिया जाता है द नेम ऑफ दैट प्राइज़ इज़ एबल प्राइज़, राइट। मैथ्स जो है, मैथ्स में नोबेल प्राइज़ नहीं दिया जाता है। अब 2024 का जो नोबेल प्राइज़ इकोनॉमिक्स में है वो किस किस को दिया गया है, डैरोन एसमोग्लू,
साइमन जॉनसन एंड जेम्स ए रॉबिन्सन को दिया गया है। क्यों? क्योंकि उन्होंने स्पेसिफिक रिसर्च करी किस टॉपिक पे, इंस्टीट्यूशन एंड प्रॉस्पेरिटी, कि किस तरीके से इंस्टीट्यूशन प्रॉस्पेरिटी को कंट्रीब्यूट करते हैं। यहाँ पे वो इंस्टीट्यूशंस में बात कर रहे हैं ऑफ द सोशल एंड पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। वो बेसिकली ये कह रहे हैं कि आपकी कंट्री में किस तरीके से सोशल एंड पॉलिटिकल डायनामिक्स वर्क करते हैं, मतलब इंस्टीट्यूशंस, राइट, इंस्टीट्यूशंस। लाइक फॉर एग्जांपल आपकी कंट्री में लॉ एंड ऑर्डर्स जो हैं, रूल्स जो हैं, डेमोक्रेसी जो है, वो किस तरीके से वर्क कर रही है। बिकॉज अगर ये सब पैरामीटर आपके यहाँ पे बेकार हैं, राइट, अगर आपके ये सब पैरामीटर्स पुअर हैं तो इट मीन्स आपके यहाँ पे जो पॉपुलेशन है वो क्या हो रही है, वो एक्सप्लॉइट हो रही है। और पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट जब होती है, देखिए जब पॉपुलेशन इज़ नॉट हैप्पी, पॉपुलेशन एक्सप्लॉइट है, फॉर एग्जांपल एजुकेशन अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, जॉब अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही है, तो पॉपुलेशन इज़ नॉट हैप्पी। तो वहाँ पे उस केस में ग्रोथ पर्सपेक्टिव भी उतने ज़्यादा स्ट्रॉन्ग देखने को नहीं मिलते हैं। सो दिस इज़ द थिंग जो इन्होंने एक अपनी स्टडी में यहाँ पे प्रेजेंट की है अबाउट द यूएस बेस्ड ये इकोनॉमिक्स हैं, ये तीनों इकोनॉमिस्ट हैं, ये तीनों जिन्होंने बात करी है कि इंस्टीट्यूशन क्या रोल प्ले करते हैं प्रॉस्पेरिटी एंड इकोनॉमिक सक्सेस पे। यही हम कहते हैं ना, अगर वी आर हैप्पी, वी आर कंटेंट विद द थिंग्स, वी आर हैप्पी, अगर हमारे पास हैप्पीनेस है, कंटेंट है, देन हम प्रॉस्पर कर पाएंगे। तो ये एक डीपर अंडरस्टैंडिंग देता है कि किस तरीके से हिस्टोरिकल एंड सोशल डायनेमिक जो है वो इंस्टीट्यूशन डेवलपमेंट में एक रोल प्ले करते हैं। अब ये कहता है कि अगर आपके जो इंस्टीट्यूशन है वो इंक्लूसिव है, इंक्लूसिव मतलब इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन द जस्ट वेट इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन द मार्जिनलाइज सेक्शन, अगर आप मार्जिनलाइज और पुअर सेक्शन की नीड पे भी फोकस करके चल रहे हैं, देन आपको यहाँ पे ग्रोथ देखने को मिलती है, ग्रोथ एंड प्रॉस्पेरिटी देखने को मिल सकती है। तो यही बात की गई है। अगर इंक्लूसिव इंस्टीट्यूशन होगा, इंक्लूसिव का मतलब क्या है कि आपके यहाँ पे डेमोक्रेसी है, लॉ एंड ऑर्डर है, प्रॉपर्टी राइट्स वगैरह सब प्रोटेक्ट होकर चल रहे हैं, तो पर्सन जो है वो हैप्पी होगा और प्रॉस्पेरिटी भी देखने को मिलेगी। उसके अलावा अगर आपका एक्सट्रैक्टिव इंस्टीट्यूशनल फ्रेमवर्क है, मींस लॉ एंड ऑर्डर प्रॉपर नहीं है और वहाँ पे जो पॉपुलेशन है उसका एक्सप्लॉयटेशन भी हो रहा है, डिक्टेटरशिप है, ऑटोक्रेसी है, तो यहाँ पे आपका जो है ग्रोथ जो है उतनी अप टू द मार्क हमें देखने को नहीं मिलेगी, राइट। सो दिस इज़ अबाउट द नोबेल प्राइज़। अब नाम से नहीं आता है, बट हाँ जो चीज़ पूछी जा सकती है स्टडी को लेके, दैट इज़ द थिंग। देख ली, इतना ज़्यादा बहुत रेलिवेंट नहीं है ये। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज की बात करते हैं। क्रिएट इन इंडिया चैलेंज में यहाँ पे बात की गई, रिसेंटली जो प्राइम मिनिस्टर का मन की बात का 114th एपिसोड था, उसमें उन्होंने क्रिएट इन इंडिया चैलेंज की बात की है। यहाँ पे बात की गई है कि आपका जो मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग के अंडर ये चीज़ आ रही है, इन्होंने बात करी है। देखिए अभी आपको पता होगा क्रिएटर अवार्ड्स भी दिए गए थे बाय वो प्राइम मिनिस्टर। क्रिएटर अवार्ड की बात की गई थी, क्रिएटर इकोनॉमी को प्रमोट करने की बात चल रही है कि क्रिएटर इकोनॉमी को प्रमोट करो बिकॉज इट इज़ द फ्यूचर। ये फ्यूचर है, इसके थ्रू हमारी कंट्री का कल्चर जो है, हमारी कंट्री की मतलब वहाँ पे अगर आपने देखा हो क्रिएटर अवार्ड, तो वहाँ पे क्रिएटर्स से बोला गया था कि यू आर द फ्यूचर और आप लोग क्या करो, अपनी कंट्री की जो भी हेरिटेज है, हमारी कंट्री का जो भी हेरिटेज है, कल्चर है, राइट, हमारी कंट्री के जो भी इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, आप उसको ग्लोबल लेवल पे लेके जाओ, राइट। यू कैन टेक इट टू द ग्लोबल लेवल, आप उसको ग्लोबल लेवल पे ले जा सकते हो और इंडिया की एक ग्लोबल इमेज स्टैब्लिश करने में यू कैन कंट्रीब्यूट, राइट। अब यहाँ पे ये बात भी की गई, कि वेव्स समिट स्टार्ट किया जाएगा। वेव्स समिट जो है वो स्टार्ट किया जाएगा, देखेंगे हम यहाँ पे जिक्र भी किया गया है इसका, राइट। बात की गई कि चैलेंजेस ऐसा, यहाँ पे आप बात करोगे वर्ल्ड ऑडियो विजुअल एंड एंटरटेनमेंट समिट की। इस साल में फरवरी में यहाँ पे वेव्स का जो पहला समिट था वो इंडिया में हुआ है, दैट इज़ इन न्यू दिल्ली, भारत मंडपम न्यू दिल्ली में ये हुआ। अब इसमें आप बात करोगे कुछ अलग अलग क्रिएटिव फील्ड्स की, जैसे कि एनिमेशन, फिल्म मेकिंग, गेमिंग, म्यूज़िक, विजुअल आर्ट, इन सब इंडस्ट्रीज़ को एसोसिएट करने के लिए यहाँ पे बात की गई। और 78 इंडिपेंडेंस डे पे जो प्राइम मिनिस्टर ने एक विज़न रखा था, डिज़ाइन इन इंडिया, डिज़ाइन फॉर द वर्ल्ड, इसको भी हाईलाइट किया गया कि अगर हमें ये चीज़ करनी है तो हमें क्रिएटर इकोनॉमी की बात करनी पड़ेगी, राइट। अब यहाँ पे आप देखोगे कि इसमें क्या बात करोगे, यहाँ पे अब कुछ चीज़ें और भी यहाँ पे डिज़ाइन की गई हैं। अगर आप देखोगे तो वेव्स को लेके महाराष्ट्र में जो एक डिस्कशन हुई थी, मीटिंग हुई थी, वहाँ पे आपके आईटी एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव ने भी बोला था कि अराउंड $1 बिलियन का फ़ंड जो है, $1 बिलियन का फ़ंड जो है वो क्रिएटर इकोनॉमी के लिए दिया जाएगा। इतना पैसा इस क्रिएटर इकोनॉमी के लिए जो है वो दिया जाएगा ताकि ये जो क्रिएटर्स हैं ये अपनी स्किल को इन्हांस कर सकें,
अपनी स्किल को आप लोग इन्हांस करो, अपने प्रोडक्शन लेवल को उनकी स्पीच से पिक करी हुई लाइन है ये, आप लोग मतलब मेंस में ही अगेन इंपॉर्टेंट है, देखो प्रीलिम्स में तो ये सब नहीं आता है बट स्टिल देख लेते हैं। अपनी स्किल को इन्हांस करो, अपने प्रोडक्शन लेवल को अपग्रेड करो, प्लस आप रीच आउट करो टू द ग्लोबल मार्केट। आप चीज़ों को मतलब वही इंडिया के कल्चर हेरिटेज को ग्लोबल मार्केट तक लेके जाओ। इसके साथ साथ बात ये भी की गई थी जैसे आपके IITs IIMs हैं फॉर द टेक्नोलॉजी फॉर द मैनेजमेंट, इस तरीके से IICT भी बनाई जाएंगी, IICT भी बनाई जाएंगी, इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर क्रिएटिव टेक्नोलॉजी भी बनाई जाएंगी। ये भी बात की गई थी, कैबिनेट से अप्रूव भी हो गया था। और यहाँ पे फर्स्ट जो बनेगी वो कहाँ बनेगी, IICT मुंबई में लैंड वगैरह इसके लिए ग्रांट कर दी गई है, राइट। अब ये बनेगी, देखते हैं कब तक बनती है, कब स्टार्ट होती है। अराउंड 391 करोड़ अप्रॉक्स इसके लिए सेंक्शन भी हो गए थे। तो जिस तरीके से IIT IIMs वगैरह हैं, इस तरीके से IICT भी फॉर द क्रिएटर्स, फॉर द क्रिएटर्स की नॉलेज के लिए ये इंस्टीट्यूशन भी क्रिएट किया जाएगा। डन। सो आई होप ये समझ में आया होगा यहाँ पे क्या डिस्कस किया गया है। आगे हम लोग देखते हैं लास्ट टॉपिक ऑफ दिस 10th सीरीज़, डार्क टूरिज्म। डार्क टूरिज्म का सिंपल सा मतलब समझो। टूरिज्म मतलब क्या होता है, अपनी पर्सन जो हम कहते हैं ना टूरिस्ट, सोलो ट्रैवलर, दिस एंड दैट आजकल बहुत चल रहा है। तो टूरिज्म मीन्स व्हेन पीपल आर गोइंग समवेयर, जब आप कहीं जा रहे हो उस जगह के बारे में जानने के लिए, उसके कल्चर, उसके हेरिटेज को जानने के लिए, इन्जॉयमेंट पर्पज़ के लिए, रिलैक्स करने के लिए, रिक्रिएशन के लिए। लेकिन यहाँ वर्ड आ गया डार्क टूरिज्म। तो जब हम डार्क टूरिज्म की बात करते हैं तो डार्क टूरिज्म मतलब ऐसे प्लेसेस को विजिट करना जिसका कुछ ट्रेजिक स्टोरी रही है, या तो वहाँ पे कोई वॉर हुई, यहाँ पे या फिर बहुत बड़ा जेनोसाइड हुआ, तो मतलब वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ हुई, मतलब एक तरीके से कुछ ऐसा प्लेस जो किसी भी रीज़न से तबाह हो गया, जो किसी भी रीज़न से वहाँ पे बहुत ज़्यादा एक तरीके से उसका जो पास्ट है या उसका जो स्टोरी है दैट वाज नॉट गुड। जैसे कि अगर हम बात करें हिरोशिमा नागासाकी पे जो बॉम्ब अटैक हुए थे, सेल्यूलर जेल जो अंडमान निकोबार में है, वहाँ की हिस्ट्री की बात करें तो कितने लोगों की डेथ हुई है, वहाँ पे कितनी इंजस्टिस हुई है, ये सारी चीज़ें जो है। तो अगर आप ऐसे प्लेसेस को विजिट करते हो तो दैट इज़ कंसिडर्ड एज डार्क टूरिज्म। तो अभी रिसेंटली यूक्रेन ने इस चीज़ को, डार्क टूरिज्म को स्पार्कअप किया है। रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन का बहुत लॉस हुआ, तो यूक्रेन में बहुत सारे लोग इस चीज़ के चलते जो है वो विज़िट करने जा रहे हैं। अब इस चीज़ के देखो कुछ ना कुछ नेगेटिव चीज़ें भी, हमारे इश्यूज़ भी बोले जाते हैं कि आप जो है आप किसी की डेथ पे पैसा कमा रहे हो, राइट। आप किसी की डेथ पे, कुछ लोगों की डेथ हुई तो ब्लड मनी क्रिएट कर रहे हो एक तरीके से, तो ये एक एथिकल लेवल पे दिस इज़ नॉट करेक्ट। और आप उस प्लेस को नेगेटिवली ग्लोरीफाई कर रहे हो, ग्लोरीफाई तो कर रहे हो बट दैट वाज नॉट फॉर द पॉजिटिव। उसका रिच कल्चर, हेरिटेज और कुछ बहुत टेक्निकल चीज़ें या उस सब की वजह से वो पॉजिटिवली नहीं नेगेटिवली एक चीज़ में एक तरीके से आप पोर्ट्रे कर रहे हो। और कई बार यहाँ हमें कल्चरल इनसेंसिटिविटी भी देखने को मिलती है। अगेन अब इस तरीके की चीज़ें प्रीलिम्स में नहीं बट मेंस में लिखने के काम आएंगी, राइट। तो ये तो नेगेटिव कंसर्न हो गया डार्क टूरिज्म का, बट न्यूज़ में क्यों था ये आपने देख लिया। यूक्रेन जो है उस चीज़ को प्रमोट कर रहा है। इसको आप ताना टूरिज्म, ग्रीफ टूरिज्म भी बोल सकते हो। ट्रैजिक इवेंट से लिंक होता है। आप इसमें मतलब ऐसे प्लेसेस, लोग ऐसी जगह जाते हैं जहाँ पे आप शोक व्यक्त कर सको, विक्टिम को ऑनर कर सको कि मतलब इन लोगों को ऑनर करने के लिए आप जा रहे हो, या फिर अपनी आउट ऑफ कर्टिसी भी आप विजिट करने जा रहे हो, जैसे कि बैटल फील्ड को विजिट करना, डिजास्टर जोन्स जो है उनको विजिट करना, प्रिजन्स, मिलिट्री अटैक जो हुआ है, वॉर जोन्स हैं, एग्जीक्यूशन साइट्स हैं, क्राइम सीन्स हैं, इनको आप विजिट कर रहे हो। इस पर्टिकुलर चीज़ों में इनकी हिस्टोरिकल और कल्चरल वैल्यू होती है और एक ट्रैजिक पास्ट होता है। कुछ यहाँ पे एग्जांपल दिए हुए हैं, जैसे यूक्रेन में डॉम्बस वॉर जोन जो है, राइट, इजराइल पैलेस्टीन के प्लेसेस हैं हमास अटैक के बाद। तो ये सारी 9/11 जो है मेमोरियल है। तो ऑल दीज प्लेसेस आर कंसीडर्ड एज अ डार्क टूरिस्ट स्पॉट, राइट। होता क्या ये समझ में आ गया। वन वर्ड मतलब वन लाइनर में पूछ सकता है, डार्क टूरिज्म रेफर्स टू इन विजिटिंग द प्लेसेस दैट लिंक टू अ ट्रैजिक इवेंट। डार्क टूरिज्म का मतलब क्या होता है, ऐसे प्लेसेस को विजिट करना। क्योंकि अगर आइडिया नहीं होगा, सुना नहीं होगा, तो कई बार सही ऑप्शन भी आप पिक नहीं कर पाओगे, कोई तुक्का एकदम से नहीं मार पाओगे इसमें, राइट। क्योंकि ऑप्शन आपको भी पता है काफ़ी ऑलमोस्ट सिमिलर से लगते हैं, वहाँ पे हम सही नहीं कर सकते इस चीज़ को। सो दिस इज़ द थिंग। ये हमारा 10th पूरा टॉपिक कंप्लीट हो गया है, 11th ऑलरेडी हम कंप्लीट कर चुके हैं। अब नाउ इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मूव कर जाएंगे टू द टॉपिक नंबर 9। 1, 2, 3 ऑलरेडी कंप्लीट है। 1 फर्स्ट हेड, सेकेंड हेड, थर्ड हेड ऑफ दिस करंट अफेयर इज कंप्लीट, 10th हेड कंप्लीट, 11th हेड कंप्लीट, राइट। सो ये सारे हेड कंप्लीट हैं। 4th भी काफ़ी हद तक हमारा कंप्लीट है। कुछ टॉपिक्स रह गए जिसको हम जब रिवर्स में मूव करेंगे तो वो कवर करेंगे। सो अगर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन है, यू कैन टेक्स्ट मी इन द कमेंट बॉक्स। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में विद द 9th हेडिंग। थैंक यू एवरीवन, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।